तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिमरू और उसकी बाकी की टीम रूइंस के डीपर सेक्शन को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लेते हैं। रूइंस के हर कोने में सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और उन्हें डिस्कवर करना उनका मिशन है। और आज की वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीम रूइंस के थर्ड और फाइनल सेक्शन के डोर के सामने खड़ी थी। यहाँ उनका प्लान काफ़ी सिंपल था। एक टीम मैजिक डोर को डिसेबल करेगी, जबकि दूसरी टीम मिडिल सेक्शन को एक्सप्लोर करेगी और सिक्योरिटी ट्रैप्स को डीएक्टिवेट करेगी। रिमरू ने दूसरी टीम के लिए मिलिम, गोप्ता और रांगा को सिलेक्ट किया था। ये टीम ट्रैप्स और एनिमीज के साथ डील करने में काफ़ी माहिर थी। इसी दौरान स्योन, जो रिमरू के पास खड़ी थी, एक टायर्ड आवाज़ में बोली, करने को कुछ ज़्यादा नहीं है रिमरू समा। रिमरू ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ लगता है काम आसान लग रहा है, तो क्यों ना तुम वर्कर्स के लिए ड्रिंक अरेंज कर दो। स्योन ने सर हिलाकर कॉफ़ी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। कप में कॉफ़ी डालते वक्त उसने काफ़ी खुशी के साथ सभी वर्कर को ब्रेक लेने के लिए कहा। रिमरू कहता है, पहले कुछ दिनों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले तो स्योन को कुछ एडिबल चीज़ हाथ लगाने से मना किया जाता था, लेकिन अब कॉफ़ी सर्व करते हुए वो एक प्रोफेशनल हॉस्टेस की तरह लग रही थी। टीम एक पीसफुल मूवमेंट का मजा ले रही थी, अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हुए। हर तरफ एक सुकून भरा माहौल था, लेकिन रिमरू की आंखों में एक अलग सी अलर्टनेस थी। वो ऐसे ही रिलैक्स्ड नहीं रह सकता था। अपने ख्यालों में रिमरू सोच रहा था, अब जब मैं वेल्डोरा से दूर हूँ तो हो सकता है मारिया बेल या उसके एलएस इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उसने अपने आसपास का सिचुएशन बारीकी से एनालाइज किया और राफेल की मदद से रिमरू ने यह इंश्योर किया कि उनकी टीम में कोई सस्पिशियस या ब्रेन वॉश मेंबर ना हो। हर कोई अपनी एबिलिटीज क्लेम्स के मुताबिक ही बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर भी रिमरू थोड़ा सावधान था। उसने सोचा, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के ऑर्डर्स मानने के मूड में हो तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। अपनी कॉफ़ी की एक छोटी सी सिप लेते हुए उसने अंदर ही अंदर तसल्ली की, फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है। तभी एक जोर से आवाज़ और लाफ्टर के साथ मिलिम एक्साइटमेंट में वापस आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो रांगा के ऊपर राइड करते हुए एंट्री करती है। देखो कितना सारा लूट लेकर आई हूँ, मिलिम ने अपनी यूजुअल एनर्जी के साथ अनाउंस किया। रांगा के ऊपर तो सिर्फ मिलिंग थी, लेकिन गुप्ता और बाकी की टीम मेंबर्स के हाथ काफ़ी भरे हुए थे। उन्होंने मैजिकल इन्फ्यूज्ड आइटम्स को ध्यान से पकड़ा हुआ था, जो उनकी फाइंडिंग्स की वैल्यू को दिखा रही थी। चेक करो, ये सारी चीज़ें मैजिकल से परफेक्टली इन्फ्यूज्ड है। यह एक बड़ा ही वैल्यूएबल हार्वेस्ट है ना? मिलिम ने प्राउडली कहा, जैसे वो अपना एक बड़ा अचीवमेंट शेयर कर रही हो। रिमरू ने उन चीज़ों को ध्यान से देखा और समझ गया कि मिलिम बिल्कुल सही कह रही थी। जो लूट उन्होंने कलेक्ट की थी उसमें ज़्यादातर बैटल इक्विपमेंट था। हर एक आइटम पुराने ज़माने के टैलेंटेड कारीगरों की मेहनत का सबूत लग रहा था। इन आइटम्स के अंदर मैजिक स्टील अब सेटल हो चुका था और उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रिमरू ने एक बार फिर कॉफ़ी का जिप लेते हुए सोचा, ये सभी चीज़ें टीम के लिए एक बड़ा एसेट बन सकती है। रिमरू ने सभी लूट पर नज़र घुमाते हुए थोड़ा थॉटफुली बोला, आर्टिस्टिक वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आज भी काफ़ी काम आ सकती हैं। उसके टोन में प्रैक्टिकलिटी थी, जो उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करती थी। मिलिम ने अपने यूजुअल प्राउड एटीट्यूड के साथ रिप्लाई किया, है ना? और ये देखो, ये तो पक्का एक यूनिक आइटम है। और सच में मिलिम के हाथ में एक आइटम था जो अपने डिज़ाइन और प्रेजेंस से ही काफ़ी रेयर और वैल्यूएबल लग रहा था। उसकी सिमरिंग सरफेस और इंट्रिकेट पैटर्न उसकी यूनिकनेस को और भी हाईलाइट कर रहा था। लेकिन रिमरू, जो हर चीज़ों पर डाउट करना ज़रूरी समझता था, इसकी वैल्यू देखकर थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने डायरेक्ट टोन में पूछा, मिलिम तुमने ये सब आइटम कहाँ से कलेक्ट किया? मुझे लगता है क्लेमैन ने इन्हें बिना किसी रीज़न के ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा। मिलिम थोड़ा नर्वस हो गई। उसके एक्सप्रेशन थोड़े गिल्टी लग रहे थे। उसने हंसते हंसते एक्सप्लेन किया, वो एक ट्रैप था जो मैंने एक्सीडेंटली ट्रिगर कर दिया। उसके बाद बहुत सारे गोलम्स हम पर अटैक करने आ गए और हमने उन्हें डिफीट कर कर ये सारी चीज़ें कलेक्ट की। रिमरू ने एक आईब्रो राइज करते हुए थोड़ा डिसबिलीफ के साथ पूछा, वेट, तुमने ट्रैप एक्टिवेट किया? मिलिम ने तुरंत अपना डिफेंस किया, नहीं नहीं, वो तो कॉरिडोर में स्टेप रखते ही एक्टिवेट हो गया था। मुझे लगता है कि तुम भी उसे अवॉइड नहीं कर पाती। तभी गुप्ता, जो मिलिम की साइड लेने के लिए रेडी था, जल्दी से बोला, हाँ हम सभी जगह के ट्रैप्स मैजिक से डिटेक्ट कर रहे थे, हम केयरलेस बिल्कुल भी नहीं थे। रिमरू ने उन दोनों के एक्सक्यूजेस को सुना और थोड़ा साई करते हुए बोला, फाइन, अब जो हो गया सो हो गया, एटलीस्ट तुम सब सेफ हो। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक स्लाइट कॉन्सर्न था।
लूट वैल्यूबल जरूर थी और उससे एसोसिएटेड रिस्क और भी मिस्ट्री बने हुए थे। रिमरू ने डिसाइड किया कि यूनिक आइटम और उसके आसपास की चीज़ों को राफेल की हेल्प से डीपली एनालाइज करेगा। फिलहाल टीम का एक्साइटमेंट और उसका कौशन दोनों ही परफेक्टली बैलेंस हो रहे थे। मिलिम और गुप्ता की बातें सुनने के बाद बाकी के टीम मेंबर थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए एक कंक्लूजन पर पहुंचे। उन्होंने कहा, लगता है वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन से लगा कि टीम को भी समझ आ गया था कि जो कुछ भी वहां हुआ उसमें गलती की गुंजाइश कम थी। रिमरू ने सिचुएशन एनालाइज किया और समझा ये ट्रैप शायद बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म के पैटर्न को डिटेक्ट करते होंगे। शायद इनका डिजाइन किसी स्पेसिफिक इंट्रूडर्स को रिपेल करने के लिए किया गया हो। उसने अपने थॉट्स को और क्लियर किया। जब तक ट्रैप्स की एक्सेप्टेबल वेवलेंथ का पता ना चली, इन्हें डीएक्टिवेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसे में ट्रैप्स को फोर्स लगाकर तोड़ना एक लॉजिकल ऑप्शन था। रिमरू की बात को सुनते हुए उसके टोन में काफी समझदारी थी। उसने टीम की सिचुएशन को जस्टिफाई करते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये ट्रैप्स काफी कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं। मिलिम, जो अब तक एक्साइटमेंट में थी, सडनली सजेस्ट करते हुए बोली, और काफी इंप्रेसिव भी है। हमें अपने डंजन में भी ऐसे ट्रैप्स लगाने चाहिए। रिमरू ने मिलिम के बात पर एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला, शायद पूरा सेक्शन इसीलिए डिजाइन किया गया हो ताकि कोई भी अंडरग्राउंड रूम के पास ना पहुंच सके। उसका टोन एनालाइज करते हुए सीरियस था, जैसे वो डिजाइन के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी कगाली, जो अब तक साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, एक सीरियस टोन में बोली, तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि और भी गोलम्स होंगे जो यूनिक वेपन के साथ इक्विप्ड होंगे और इतने सालों तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद उनके वेपन्स भी इवॉल्व हो गए होंगे। ये काफी फैसिनेटिंग और डेंजरस दोनों हैं। कगाली की बात से टीम मेंबर्स के चेहरे पर थोड़ा कॉन्सर्न दिखने लगा। रिमरू ने एक बार और सिचुएशन का एनालिसिस किया और सोचा, ये ट्रैप्स और गोलम दोनों एक अलग लेवल के चैलेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें और भी प्रिपेयर रहना होगा। मिलिम और गुप्ता की प्रेजेंस ने पूरी सिचुएशन को काफी मैनेजेबल बना दिया था। अगर ये टीम अकेली होती तो उनका गोलम्स के साथ इनकाउंटर शायद उनके लिए काफी डेंजरस साबित होता। रिमरू ने एक हल्का सा रिलीफ महसूस किया, लेकिन उसके मन में एक बात क्लियर थी कि ये एडवेंचर और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। जब सभी सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे थे, तभी अचानक पूरी जगह हिलने लगी। एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट ने स्ट्रक्चर को झटका दिया और सीलिंग से पत्थर गिरने लगे। पैनिक का माहौल बन गया और सभी टेंशन में आ गए। लेकिन इसी दौरान कगाली अपनी काम और कंपोज्ड पर्सनालिटी दिखाते हुए तुरंत बोल उठी, काम डाउन, ये कोई अर्थक्वेक नहीं लग रहा था। यह स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि आसानी से नहीं टूटेगा। सब लोग सिस्टमेटिकली यह जगह खाली करना शुरू करो। कगाली के इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट सभी पर दिख रहा था। टीम के सभी मेंबर्स अपने ट्रेनिंग का प्रूफ देते हुए पैनिक को कंट्रोल करने लगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव करने लगे। तभी गुप्ता अपने यूजुअल कैजुअल टोन में बोलता है, तो ये क्या था? रिमरू ने थोड़ा पॉज लिया और अपने थॉट्स को गैदर करते हुए बोला, शायद कोई शॉक वेव थी जो सरफेस पर स्प्रेड हुई हो। ये काफ़ी बड़ी थी और हो सकता है पैलेस को भी इफेक्ट किया हो, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स कुछ और ही सिग्नल दे रहे थे। उसके माइंड में एक अनईजी फीलिंग थी जो इस ब्लास्ट के असल कारण की तरफ इंडिकेट कर रही थी। रिमरू का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसने सोचा, ये शॉक वेव एक कोइंसिडेंस नहीं लगती, इसके पीछे कुछ और ही है और हमें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। टीम के मेंबर्स भी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन अब उनका फोकस और डिटर्मिनेशन दोनों ज़्यादा शार्प हो गए थे। अब इस एक्सप्लोरेशन का असली टेस्ट शुरू होने वाला था। राफेल की काम और एनालिटिकल वॉइस तुरंत रिपोर्ट करती है, हॉस्टाइल फोर्स डिटेक्टेड। र्यून्स के डिफेंस सिस्टम ने एक्टिवेट होना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे गोलम्स अब एक्टिवेट हो रहे हैं, साथ ही कुछ इंट्रूडर्स भी र्यून्स के अंदर घुस आए हैं। उसके रिपोर्ट अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि पूरी जगह अलार्म से गूंज उठी। एक लाउड मैकेनिकल आवाज़ अनाउंस करने लगी, इंट्रूडर्स इनटू अमृता डिटेक्टेड, एलिमिनेटेड एट वंस। इंट्रूडर्स इनटू अमृता डिटेक्टेड, एलिमिनेटेड एट वंस। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो गई थी। सिर्फ र्यून्स के अंदर ही नहीं, बल्कि सरफेस पर भी कुछ सेफ होने की गारंटी नहीं थी। रिमरू ने तुरंत एनालाइज किया और समझा कि उन्हें एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या वो एस्केप करेंगे या बैटल के लिए रेडी हो जाएं? तभी कगाली, जो हमेशा काम और कंपोज्ड रहती थी, टेंशन के साथ पूछी, तुम्हारा मतलब है कि अमृता का डिफेंस सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो गया? रिमरू के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने कामली लेकिन फर्म टोन में जवाब दिया, इंट्रूडर्स अंदर घुस रहे हैं, शायद उन्होंने कोई एंसेंट ट्रैप एक्टिवेट कर दिया हो। और बुरी बात यह है कि गोलम्स हमें अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं समझा सकते कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। टीम के हर मेंबर के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन थी, लेकिन रिमरू को पता था कि अब उसके सामने एक ही ऑप्शन था,
टीम को यूनाइट रखना और हर पॉसिबल चैलेंज के लिए रेडी रहना। पूरे रून्स के अंदर का माहौल बैटलफील्ड की तरह लग रहा था। हर जगह अलार्म बज रहे थे, गोलम्स एक्टिवेट हो रहे थे और एक अनजानी फोर्स भी रून के अंदर बढ़ रही थी। रीमरू ने एक आखिरी बार अपनी टीम को देखा और कहा, सभी अपनी पोजीशंस ले लो, हमें इस सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना होगा। रीमरू अब कगाली को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हो गया था। उसने अपने थॉट्स को एनालाइज करते हुए सोचा, टाइमिंग तो देखो, जब अलार्म एक्टिवेट हुआ तभी दूसरे रूम्स के अंदर इंट्रूडर्स घुस आए। ये सब जानबूझकर किया गया हुआ लगता है। तभी मिलिम ने रीमरू की तरफ देखा और कैजुअली पूछा, कुछ सुना तुमने? रीमरू ने थोड़ा हेजिटेंट होते हुए बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मिलिम की यूनिक एबिलिटी थी कि वो हर थॉट कम्युनिकेशन और मैजिकल कन्वर्सेशन को सुन सकती थी, इसलिए उससे कुछ भी छुपाना बेकार था। अगर इंट्रूडर्स कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होते तो मिलिम ने उसे तुरंत कैच कर लिया होता, लेकिन अब तक उसने कोई भी अनयूजुअल चीज़ रिपोर्ट नहीं की। रीमरू को फिर भी लग रहा था कि इस सिचुएशन से कगाली का कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसने जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अपने आप को रोका। तभी राफेल ने कामली रिपोर्ट किया, कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं निकल सकता। अगर कोई सोल कॉरिडोर कनेक्शन तो हो सकता है कि इंट्रूडर्स हिडन थॉट कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हों। रीमरू अब भी श्योर नहीं था और उसकी नज़र कगाली पर थी। वो उसे एक पोटेंशियल स्पाई के रूप में देख रहा था, जो शायद दुश्मन के साथ मिला हुआ हो, लेकिन अभी तक उसने डायरेक्टली एक्यूज करना ज़रूरी नहीं समझा। रीमरू ने शांत होकर कहा, हम अभी एक खतरनाक सिचुएशन में हैं। मेरे ख्याल से ये इंट्रूडर्स वही लोग हैं जो मुझे निशाना बनाने के लिए आए हैं। टीम के कुछ मेंबर इस बात पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोलने लगे, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, डीमन लॉर्ड को चैलेंज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमारे रीमरू समा को हरा सकते हैं। रीमरू को इंट्रूडर्स के मोटिव पर डाउट नहीं था, लेकिन वो डिटरमाइंड था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं तुम सबको सेफ रखूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। उसकी काम और प्रोटेक्टिव टोन सुनकर सभी मेंबर उसकी तरफ सरप्राइज और एडमिरेशन से देखने लगे। तभी मिलिम, जो हमेशा चीकी होने का मौका नहीं छोड़ती, रीमरू से मजाक करते हुए पूछती है, तो क्या सोचा तुमने रीमरू? रीमरू ने स्लाइटली स्मिक करते हुए जवाब दिया, हाँ, ये वही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अब देखते हैं किसने किसको पकड़ा। जैसा कि राफेल ने प्रेडिक्ट किया था, दुश्मन ने बेट को पकड़ लिया था। रीमरू को अब समझ आया कि उन्होंने रून्स के अंदर इतना इजीली एंट्री कैसे ली। उनकी स्किल्स और टैलेंट की वजह से उन्होंने डार्क एल्व्स के डिफेंस को इजीली बाईपास कर लिया था। लेकिन अब वक्त था कि रीमरू इस अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज़ करें। वो काम था, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। उसने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था, इस बैटल को यही और अभी ख़त्म करना होगा। रीमरू ने सबको इंटरसेप्ट पोजीशन में मूव करने का ऑर्डर दिया। हर कोई अपनी जगह लेने लगा, लेकिन तभी गुप्ता की आवाज़ आई। ये क्या था? मुझे तो ये आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। गुप्ता बाहर के इवेंट से काफ़ी कंसर्न लग रहा था, लेकिन रीमरू के पास उसे जवाब देने का वक्त नहीं था, क्योंकि जो उसने अभी देखा वो सच में खौफनाक था। एक बड़ा और खतरनाक ड्रैगन जो दूर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सच में बुरा है। रीमरू ने तुरंत अपने मैजिक सेंस का इस्तेमाल किया और ड्रैगन के मैजिक्यूल्स का पीछा किया। वहाँ दूर से एक ड्रैगन नजर आ रहा था जो बिल्कुल वेल्डोरा की तरह लग रहा था, लेकिन और भी ज़्यादा टेरिफाइंग। उसका स्किन फटा हुआ था, सड़ गया था, और उसका ऑरा तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर लग रहा था। हाँ, ये ड्रैगन लग रहा है, लेकिन ये आर्च ड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल है। शायद ये वेल्डोरा का कोई भाई हो सकता है। ये ड्रैगन किसी भी ड्रैगन की डेफिनेशन से परे था। रीमरू को लग रहा था कि शायद ये एक ट्रू ड्रैगन हो सकता है, लेकिन उसके पास वेल्डोरा वाली ग्रेडियोर या यूनिक पर्सनालिटी नहीं थी। वो बस एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स लग रहा था। मिलिम ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रीमरू की तरफ देखा और कहा, रीमरू, मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम आ गया है। यह कहकर मिलिम ने एक नज़र ड्रैगन की तरफ डाली और तुरंत स्पेटियल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके गायब हो गई। मिलिम के पैनिक को देखकर रीमरू समझ गया था कि ये चीज़ सीरियस थी। अगर मिलिम किसी चीज़ से घबराती थी तो वो अक्सर उसके खुद के किए हुए कारनामे होते थे। रीमरू ने अपने आप से सोचा, तो इसका मतलब है कि दुश्मन ने उसके पुराने स्केलेटन्स को खोद निकाला। रीमरू ने स्पेकुलेशन किया और कहा, मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिलिम का पुराना ड्रैगन फ्रेंड था जो उसने कभी सील किया था। अब किसी ने उसे अनसील करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। गुप्ता ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या ये सच है रीमरू समा? रीमरू ने कंफर्म करते हुए जवाब दिया, हाँ, ये एक केओस ड्रैगन है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वेल्डोरा के मैजिक से बना कैरेब्डिस भी इसके सामने कुछ नहीं है। रीमरू काफ़ी कॉन्सर्न था, क्योंकि यह ड्रैगन एक कैटास्ट्रोफ लेवल थ्रेट था। जो सबसे डरावनी बात थी, शायद मारियाबेल का इमोशनल टेक ओवर स्किल इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था। कगाली ने इसके बारे में कहा
एक केओस ड्रैगन? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जमाने में भी ऐसे ड्रैगन देखने को मिलेगा। रिमरू भी बात से सहमत होता है और सिर हिलाकर कहता है, अच्छा है कि मिलिंग यहाँ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस ड्रैगन को हरा सकती है। तभी रिमरू ने गुप्ता और सियोन को कहा, तैयार हो जाओ, मेहमान का स्वागत करने का वक्त आ गया है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम सामने थी, एक ऑर्गेनाइज्ड लीजन ऑफ गोलम्स जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। सियोन अपनी बड़ी तलवार लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन कॉरिडोर की छत कम ऊंची होने के कारण उसकी तलवार अटक जाती है। एक जोर की आवाज के साथ तलवार छत से टकरा गई। रिमरू ने गुस्से में कहा, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से चेक करके आगे बढ़ो। सियोन शर्मिंदगी से पीछे मुड़कर देखती है और बोली, सॉरी रिमरू समा, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। रिमरू ने अपना सर पकड़कर एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसी छोटी गलती तुम्हारी जान भी ले सकती है सियोन। तभी एक गोलम का भाला सियोन के शोल्डर में लगता है। वो दर्द के बावजूद भी संभलती है। अब उसके चेहरे पर रिमरू की बातों का असर दिख रहा था। रिमरू ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम्हारी गलती ने तुम्हें कितना खुला छोड़ दिया। ध्यान रखो सियोन, अगली बार शायद संभलने का मौका भी ना मिले। सियोन ने अपने सर को झुकाया और एक नए डिटर्मिनेशन के साथ कहा, आप सही कह रहे हो, मैं अब ध्यान दूंगी। रिमरू ने अपनी तलवार खींचकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, याद रखना सियोन, एक छोटी गलती का मतलब भी कभी बहुत बड़ा नतीजा हो सकता है। अब दोनों पूरी तैयारी के साथ गोलम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़े हो गए। रिमरू की बातें सियोन के अंदर एक नई जागरूकता और डिटर्मिनेशन जगा चुकी थी। नए दुश्मन का सामना करते हुए रिमरू और उसकी टीम एक नए चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार थी। हर तरफ अलार्म की गूंज और ट्रैप का खतरा था, लेकिन उन सब के बीच रिमरू अपने सूझबूझ और साथियों की मदद से आगे बढ़ने का फैसला किया। रिमरू ने डोर की तरफ नजर डाली, जो अभी भी बंद थी। उसने ठंडी सांस ली और कहा, अब वक्त खत्म हो चुका है, मुझे यह काम खुद करना होगा। रांगा, उन दोनों की मदद करूं। रांगा ने बिना किसी शिकायत के गुप्ता और सियोन के साथ ट्रैप्स को डीएक्टिवेट करना शुरू किया। सियोन का डिटर्मिनेशन पहले से ज्यादा मजबूत था। गुप्ता अपनी एजिलिटी के जरिए ट्रैप्स को अवॉइड कर रहा था और रांगा अपनी पावर के साथ उन्हें संभाल रहा था। इस टीम वर्क की वजह से रिमरू के पास वक्त था अपने मिशन को पूरा करने का। रिमरू डोर के पास जाकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर से फोकस्ड और डिटरमाइंड था। डोर धीरे धीरे खुलने लगा। फाइनली उसने सोचा और एक बार फिर अपनी टीम की तरफ देखा, जो अब भी ट्रैप्स के साथ लड़ रही थी। सब लोग अंदर चलो, रिमरू के शब्दों में एक कमांड थी और बिना किसी शिकायत के टीम नीचे स्टेयर्स की तरफ भागी। कगाली भी उनके साथ थी और रिमरू ने अपना पूरा ध्यान उसी की तरफ रखा, क्योंकि रिमरू को अब भी उस पर शक था। जैसे ही सब लोग नीचे पहुंचे, एक पुराना और खतरनाक क्रिप्ट एरिया सामने आया। यहाँ हर तरफ पुरानी लाशों की स्मेल थी, लेकिन इसके बावजूद जगह काफी रोशन और गहरी लग रही थी। रिमरू ने अपने आसपास देखा और एक बार फिर सिचुएशन का अंदाजा लगाया। यह प्लेस तो एक पजल की तरह लग रही थी, उसने मन ही मन कहा। लेकिन अब वक्त कम था और रिमरू के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जल्दी से अलग स्टेप लेना और अपनी टीम को सेफ रखना। बैटल का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका था। गुप्ता नीचे उतर चुका था, लेकिन उसके पीछे गोलम्स का एक पूरा झुंड था। अब तक रिमरू की टीम काफी हद तक संभल गई थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा बैटल का सामना करना था। सियोन के मूवमेंट्स अब बिल्कुल आजाद थे। उसका हर एक वार डिटर्मिनेशन के साथ था, जैसे वो अपने हर अटैक में अपनी पूरी एनर्जी डाल रही हो। रिमरू अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, अब दुश्मन का पलटना मुश्किल है। जब मैंने डिसाइड कर लिया है तो किसी भी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। दुश्मन की स्ट्रेटेजी साफ थी, रिमरू को अलग करना और उसकी टीम को वीकेंड करना। शायद वो लोग सोच रहे थे कि रिमरू अब भी उनकी सोची समझी चाल में फंस जाएगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत था। रिमरू एक डीमन लॉर्ड था, लेकिन वो अपने दिमाग और प्लानिंग के लिए भी जाना जाता था। उसने अपने अंदर का रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया और अब उसका फोकस सिर्फ एक था, रिंग लीडर का इंतजार। तभी कगाली की आवाज़ उसके कान तक आई, बहुत सारे दुश्मन हैं आपके सर रिमरू, क्या ये इसलिए है कि आप एक डीमन लॉर्ड हैं? रिमरू का ध्यान अब भी दुश्मन पर था, लेकिन उसने कैजुअली जवाब दिया, हाँ लगभग ऐसा ही है। क्यों? कगाली ने सवाल किया। रिमरू एक पल के लिए रुका और फिर बोला, फालमत ने मुझे प्रोवोक किया। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी और क्लेमैन तो मेरे साथ बस बिना मतलब के खेल खेल रहा था, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। और हिनाता के साथ सिर्फ एक गलत फहमी थी। हर बात शुरुआत दूसरी तरफ से होती है, मैं तो सिर्फ रिएक्ट करता हूँ। एक तरह से ये सब सेल्फ डिफेंस ही है। कगाली का क्यूरियोसिटी अब और बढ़ चुका था। तो इसका मतलब है कि आप कभी शुरुआत नहीं करते? रिमरू ने एक मोमेंट के लिए सोचा और फिर थोड़ी मुस्कान के साथ बोला,
शायद मैं यह नहीं कर सकता। इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ की फिलोसॉफी अलग अलग है। हमारे गोल्स और मोटिव एक दूसरे से मैच नहीं करते। अब ऐसे सिचुएशन में फाइट तो होनी ही थी। कगाली ने एक और सवाल पूछा, आप इसे बिना फाइट के हल नहीं कर सकते? रिमरू की आवाज़ एक बार फिर से शांत और कॉन्फिडेंट थी। कर सकता हूँ, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो उनका यह करना उनकी नज़र में सही हो सकता है। रिमरू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, टेम्पेस के पास डॉर्गन और थाईलैंड की मदद के साथ एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जो किसी भी नेशन को हिला सकती है। अगर दुश्मन खुद कुछ न करें तो भी हम उसे अपनी इकोनॉमिक पावर के जरिए क्रश कर देते। शायद इसी वजह से उन्होंने अपना पहला कदम उठाया था। लेकिन राफेल, जो एक क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड से सोचता है, मुझे टॉलरेट नहीं करेगा अगर मैं कमज़ोर दिखूं। कगाली उसके जवाब से थोड़ी हैरान थी। मतलब आप समझते हैं कि यह कदम उठाना उनकी तरफ से सही था? रिमरू के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। हाँ, हर एक दुश्मन अपने नज़रिए से सही लगता है, लेकिन अब उन्हें समझना ही होगा कि गलती उन्होंने की थी, उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। यह कहते ही रिमरू अपनी एनर्जी एक बार फिर से चार्ज की और अपने दुश्मन का इंतजार करते हुए बोला, अब बस एक ही चीज़ बची है, रिंग लीडर का सामना, और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए खत्म। रिमरू कुछ देर के लिए चुप रहा, जैसे अपने विचारों को समेट रहा हो। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरी सोच दिख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद वो अपनी जगह जस्टिफाइड थे। अगर हमारी सोच और प्रिंसिपल एक दूसरे से मिलती तो शायद हम एक कंक्लूजन तक पहुंच जाते। हो सकता है दोनों तरफ के लिए एक ऐसे रास्ते की तलाश होती जो दोनों की कंडीशन को फुलफिल करती। लेकिन वो अपनी जगह सही थे तो मैं भी हूँ। मुझे उनकी बातें सुनने का कोई शौक नहीं था और उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की। अगर वो मुझे अपनी शर्तों के हिसाब से चलाना चाहते थे तो वो गलत थे, और जब दो रास्ते अलग हो तो कन्फ्रंटेशन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उसके शब्दों में गहरी समझ थी, लेकिन उन शब्दों के पीछे गुस्सा भी महसूस किया जा सकता था। कगाली उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, जैसे रिमरू के विचार उसके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे हों। रिमरू ने थोड़ा सोचा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। इकोनॉमिक वारफेयर दिखने में शांत लगता है, लेकिन असल में यह गन्स और टैंक्स के वारफेयर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें कोई भी फिक्स्ड रूल्स नहीं होते और ना ही कोई डिफाइंड सरेंडर। यह एक ऐसी लड़ाई है जो तब तक चलेगी जब तक आपका ओपोनेंट इकोनॉमिक कंट्रोल के नीचे नहीं आ जाती। हर पल एक टेंशन, एक असमंजस बना रहता है। अगर वो मिलिट्री वारफेयर की तरफ गए तो मैं इसे एक तरह का लक ही समझता हूँ। कगाली थोड़ा हैरान थी। उसने पूछा, आपको लगता है कि मिलिट्री वारफेयर बेटर था? रिमरू ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आता है। जब दुश्मन को रियलाइज होता है कि वो अब नहीं जीत सकती, तब उन्हें अपनी हार माननी पड़ती है। लेकिन इकोनॉमिक वारफेयर में ऐसा पर्टिकुलर एंड पॉइंट नहीं होता। शायद वो इस बात को समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना। क्या यह रास्ता उनका जस्टिफाइड था या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन वो अपनी जगह सही थे। तो मुझे लगता है कि मैं भी अपने फैसले में गलत नहीं था। उसने अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए कहा, लड़ाई का असल मतलब तब समझ आता है जब दोनों तरफ की फिलोसॉफी टकरा जाती है। कभी कभी यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि अपनी सोच और अपनी वैल्यूज को जिंदा रखने का सवाल बन जाती है, और जब यह होता है तो लड़ाई अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। इंसाफ का मतलब अलग अलग हो सकता है, यह आपके नज़रिए और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं हर बात में बिल्कुल सही हूँ, लेकिन अगर अब मैं पीछे हटा तो मेरी पोजीशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और अगर मेरी पोजीशन गई तो मेरे दोस्तों की लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। इस वक्त मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है अंतिम तक फाइट करना। उसके शब्दों में एक ठहराव था, लेकिन उसका चेहरा उसके इरादों की मजबूती को जाहिर कर रहा था। कगाली ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने एक और सवाल किया, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ की पोजीशन की इज्जत करते, उनसे शांति से बात करते, तो क्या यह लड़ाई हो सकती थी? क्या एक बेटर रिलेशनशिप का पॉसिबिलिटी नहीं था? रिमरू इस सवाल के जवाब में कुछ देर चुप रहा। शायद यह एक ऐसा सवाल था जिस पर उसने कभी गौर नहीं किया था। उसकी सोच के बीच एक छोटी सी लड़की की आवाज़ उसका जवाब बन गई, इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल। उस लड़की की आवाज़ में एक अलग ही ठहराव और एरोगेंस था। इंसान के पास अनंत इच्छाएं होती है, उनसे कभी सेटिस्फेक्शन की उम्मीद मत रखो। अगर आप उनकी डिमांड मान लो तो अगले ही पल उनकी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। यह इंसान होने का एक हिस्सा है। रिमरू ने उसकी बात को सुनते ही थोड़ा मुस्कुराकर अपने विचार साफ किए। उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, अगर मैंने उनके डिमांड्स के सामने झुककर समझौता कर लिया होता तो मैं चाहता कि वो भी मुझे समझे, लेकिन रियल वर्ल्ड में यह एक्सपेक्टेशन कभी इतनी आसान नहीं होती। एक आम नागरिक के लिए यह एक आइडियलिस्टिक सोच हो सकती है,
लेकिन एक राजनेता के लिए यह उतना ही मुश्किल है। रियलिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है और यह एक ऐसा सबक है जो मैं समझ चुका हूँ। तभी वो छोटी लड़की सामने आई। उसकी आवाज़ रिमरू के कान में गूंज रही थी और उसने फाइनली सामने उस लड़की को देखा जो पहले फाउंडर्स फेस्टिवल में दिखाई दी थी। वो लड़की उसके अपोनेंट के रूप में खड़ी थी, लेकिन उसका एलिगेंस और कॉन्फिडेंस अलग ही कहानी कह रही थी। तो आप है डीमन लॉर्ड रिमरू? उस लड़की ने पूरी शिद्दत के साथ कहा। रिमरू ने उसे घूर कर जवाब दिया, और तुम कौन हो? उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मारिया बेल कहते हैं और मैं आपकी अपोनेंट हूँ। रिमरू ने उसकी तरफ गहरी नज़र डाली। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक मासूम चेहरे के पीछे छुपा देखा था, लेकिन आज वो उसके सामने खड़ी थी अपनी पूरी ताकत के साथ, और उसके साथ खड़े थे 3 और लोग, जिसमें से एक था गाय, जो रिमरू की पहचान से बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे वो किसी दूसरे इंसान में बदल चुका है। दूसरा एक नाइट के कपड़ों में एक आदमी, और तीसरा सबसे शौकीन यूकी कागुराज़ाका। कगाली की आंखें खुल गई। उसने गुस्से से कहा, गिल्ड मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने डीमन लॉर्ड की जान लेने की कोशिश की थी? यूके ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। कगाली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर यूकी, इसका मतलब क्या है? आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं? यूकी के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। रिमरू ने देखा कि यूकी अब अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता था, बल्कि मारिया बेल के पूरे कंट्रोल में था। उसके एक्शंस अब सिर्फ एक पपेट की तरह लग रहे थे। रिमरू ने धीरे से कहा, ये फोर्स जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। मुझे वापस जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस कहानी का अंजाम लिखना होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।